हम्म, तो ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली सिया दो वर्ड से बना हुआ है, नेम इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक। इलेक्ट्रो वर्ड आया है इलेक्ट्रॉन से, और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। इलेक्ट्रॉन वर्ड बेसिकली चार्ज से आया है। यानी व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है? सेकंड आता है हाउ कैन वी हैव चार्ज एट रेस्ट। ये क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। पहले आता है व्हाट इज चार्ज। तेरे पास अगर कॉपी है तो उस पर लिखो। पहले समझ ले फिर लिख। जी, लिख रही हूँ मैं। पहले समझ ले। चार्ज पता है क्या है? देख, चार्ज को समझने की कोशिश कर। चार्ज की एक्चुअल में वैसे कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अगर 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 जैसे चार्ज को हमने समझना है ना, तो चार्ज की प्रॉपर्टीज से चार्ज को समझा जाता है। जैसे जैसे मान ले तू अपने किसी टीचर के पास मिलने जाती है, किसी टीचर को, और वहां पे वो टीचर नहीं बैठा हुआ, कोई और टीचर बैठा हुआ है उस जगह पे जहाँ पे जिस तू मिलने जा रही है, पर वो तुझे टीचर जानता नहीं है। तो तू जाएगी तो बात करेगी कि मैं, मेरा नाम सिया है और मैं +2 क्लास में पढ़ती हूँ, तो मुझे इस टीचर से मिलना है। तो जो वो वहाँ टीचर बैठा होगा वो कह देगा कि टीचर है नहीं है, मैं बता दूंगा आपको। तो अब अगर उस टीचर ने दूसरे टीचर को बताना हो तेरे बारे में, तो क्या बताएगा? वो बताएगा कि एक लड़की आई थी, +2 में थी, इस इतनी उसकी हाइट थी, वो मतलब फिजिक्स पढ़ने आई थी, वो आपसे मिलने आई थी, मतलब कोई बात थी। तो मतलब तेरी प्रॉपर्टीज को देखते हुए तेरे बारे में बताया जाएगा वहां पे। सिमिलरली चार्ज की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं होती, लेकिन चार्ज को हम चार्ज की प्रॉपर्टीज से डिफाइन करते हैं। मेरी बात समझ आई तुझे? हाँ जी। ठीक है, तो चार्ज की प्रॉपर्टीज से ही चार्ज को डिफाइन किया जाता है। तो व्हाट इज चार्ज? चार्ज होता क्या है, ध्यान से पहले समझना, फिर मैं लिखवाता हूं तेरे को। चार्ज बेसिकली इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। किसी मैटर की प्रॉपर्टी होती है ये। क्या होती है मैटर की? क्या प्रॉपर्टी है कि इफ दैट मैटर, जिस पे चार्ज है, मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस मैटर पे, इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम या तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें या मैग्नेटिक फील्ड में रख दें इस मैटर को। तो इस मैटर पे क्या लगेगी बेटा? इस मैटर पे फोर्स लगेगी। तो अगर उस पे चार्ज है तो या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो या मैग्नेटिक फील्ड में रखो, अगर उस पे चार्ज है तो उस पे क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। तो लिख ले, चार्ज इज डिफाइंड एज, हाँ जी। चार्ज इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर such that if that matter is placed in electric or magnetic field, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, द मैटर एक्सपीरियंस फोर्स। ठीक है, पता लग गई बात? हाँ जी, लिख लिया? लिख लिया। क्या लिखा है पढ़ के सुना। It is defined as the property of the matter such that if matter is placed in electric or magnetic field, the matter experiences force. इफ दैट मैटर इज, दैट मैटर। हम्म तो बेसिकली क्या पढ़ा तूने? आपने पढ़ा कि चार्ज
की प्रॉपर्टीज से चार्ज को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं चार्ज की, तो हम अभी चार्ज के बारे में ही पढ़ रहे हैं। चार्ज कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब पहली प्रॉपर्टी तो यही है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास थर्ड आ जाता है चार्ज के यूनिट्स। आपने टेंथ में पढ़ा था ना, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज किसके इक्वल होगा, हम्म। करंट इनटू टाइम। तो चार्ज के वैसे यूनिट होते हैं कूलम्स। कूलम चार्ज के यूनिट होते हैं, 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड, ये याद रखना। और चार्ज के यूनिट्स तो चलो पता लग गए, चार्ज के जो डायमेंशन है ना वो भूल जाते हैं। चार्ज के डायमेंशंस होते हैं बेटा AT। चार्ज फंडामेंटल नहीं होता, करंट फंडामेंटल होता है। याद कर, +1 में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी हमने। मोस्टली बुक्स में लिखा होता है चार्ज इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना, लिखा होता है ना चार्ज में। वैसे फंडामेंटल का मतलब है कि छोटा छोटा चार्ज से बनता है सब कुछ। पर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, करंट फंडामेंटल है। ठीक है, चार्ज के अपने यूनिट जरूर होते हैं कूलम, वैसे चार्ज के यूनिट एम्पियर सेकेंड है। जैसे हम घरों में नहीं बोलते पाइया दूध ले आ, पाइया ये ले आ, वो पाइया, हम पाइया तो ये हमारा अपना यूनिट है ना। ऐसे ही कूलम वहाँ का यूनिट है, मतलब बाहर का। तो कूलम देसी यूनिट कहेंगे हम कूलम को। ठीक है, बोल देते हैं SI यूनिट है इसको। बेसिकली SI यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर सेकेंड। वो 1 कूलम 1 एम्पियर सेकेंड के इक्वल होता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी आ गई चार्ज की, चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव का मतलब ये है, 2 कूलम में अगर 3 कूलम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 कूलम। 6 कूलम में 2 कूलम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 कूलम। 10 कूलम में से 2 कूलम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 कूलम। तो बेसिकली चार्ज क्या है, चार्ज एडिटिव का मतलब ये है कि चार्ज कौन सी क्वांटिटी है बेसिकली, चार्ज। मेरी आवाज आ रही है तेरे पास? हाँ जी, आ रही है। टूटी थी बीच में शायद थोड़ी सी, है ना। चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, हाँ स्केलर जी। क्वांटिटी है। देख चार्ज, अगर अगर आपको कोई पूछे चार्ज स्केलर है कि वेक्टर है, तो वो वाली डेफिनेशन नहीं बोलनी कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, वो नहीं। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि, एक मिनट एक मिनट, हेलो। हाँ, तो चार्ज, अगर आपको कोई पूछे चार्ज स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड अलजेब्रिकली, ऐसे बोलते हैं। कि इस पे नॉर्मल अलजबरा लगता है। वेक्टर देख, मैंने इनको ऐड किया है जब यहाँ पे, तो इनको सीधा सीधा ही ऐड कर दिया ना, अलजबरा यूज करके ऐड किया है मैंने इनको, है ना। देख रही है, वेक्टर्स तो नहीं हाँ लगाया, जी। वेक्टर लॉ नहीं लगाया, ट्रायंगल लॉ नहीं लगाया, पैरेललोग्राम लॉ नहीं लगाया इनको ऐड करने के लिए। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इस पे वेक्टर लॉज नहीं लगते, एल्जेब्रिक लॉज लगते हैं। तो आपको अगर पूछे चार्ज कौन सी, इस बार इस साल ये क्वेश्चन आया था +2 में, करंट क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है, करंट के बारे में पूछा था, और बताओ क्यों है। तो वहाँ उसका उसका भी आंसर यही है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड अलजेब्रिकली, इट डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉज। तो ये याद रखना, कोई भी क्वांटिटी जो वेक्टर लॉज फॉलो नहीं करती ना, वो होती है स्केलर। ठीक है, वो बोलना गलत है कि हाँ जी उसकी डायरेक्शन, वो तो चलो कुछ क्वांटिटीज में है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वाली जो बात होती है। तो इसका मतलब समझ आ गया, चार्ज एडिटिव। अगर कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज इज एडिटिव, तो इसका मतलब है चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज व्हाई इट इज नॉर्मली एडेड। तो फिफ्थ पॉइंट आ गया, चार्ज इज क्वांटाइज्ड।
अब ये बात समझ, चार्ज चार्ज क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है बेसिकली? पता है तुझे क्वांटाइजेशन का मतलब वैसे? गुड। इंटीग्रल मल्टीपल से हाँ। मल्टीप्लाई करना। हाँ, अच्छा। जैसे जैसे कि मैं समझाऊं तुझे कि सपोज बात ऐसे है कि मान लो आपकी क्लास है कोई, उसमें बच्चे बैठे हुए हैं। तो हम लोग पूछते हैं कि आपने अपना वेट बताओ या मास बताओ या वेट बताओ, तो कोई बच्चा बोलता है मेरा वेट 53 kg है, कोई कहता है 63 kg है, कोई कहता है 70, कोई कहता है 74.5, कोई 85 बोल रहा है, कोई 200 बोल रहा है, 100 बोल रहा है, ऐसे बोल रहे हैं वेट। ठीक है? मतलब वेट्स जो हैं उनके जो, वो कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, कोई भी वैल्यू को बोलते हैं कंटिन्यूअस होना। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी कोई भी वैल्यू ले रही है तो हम बोलते हैं ये कंटिन्यूअस है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। मास कंटिन्यूअस होता है, हमारा जो मास है वो कंटिन्यूअस है, कोई भी वैल्यू ले सकता है हमारा मास। लेकिन जो चार्ज है ना वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स्ड होना। फिक्स्ड, क्वांटाइज्ड का वैसे मतलब है फिक्स्ड। क्वांटाइज्ड का दूसरा मतलब बिल्कुल ठीक तूने बताया है, इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। तो what do you mean by quantization of charge? Quantization of charge means charge is an integral multiple of a number called e। ये वीडियो में रिकॉर्डेड है, वहां से देख के तू लिख लेना। वैसे बता रहा हूं, चार्ज इज डिफाइंड एज a quantity which is integral multiple of a number e। What is e? Value of e is basically charge on electron होता है ये। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई से हम डिफाइन करते हैं। ठीक है इसको? ओके। हाँ जी। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आ गया बेटा हमारे पास, चार्ज इज इनवेरिएंट। ये भी समझ ले, चार्ज इज इनवेरिएंट का क्या मतलब है। इसको समझने के लिए ना तुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक समझना पड़ेगा। इनवेरिएंट का क्या मतलब होगा वैसे इंग्लिश? व्हाट डू यू मीन बाय इनवेरिएंट? पता नहीं। जो वेरी ना करे। इनवेरिएंट मतलब जो वेरी ना करे। अब क्वेश्चन आता है किसके साथ वेरी ना करे। उसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझ। आइंस्टाइन ने ना हमें एक इक्वेशन दी थी ये। इस इक्वेशन में आइंस्टाइन ने हमें ये बताया था कि ये जो एम इधर वाला एम है इसको बोलते हैं मूविंग मास। और जो एम नॉट है, एम नॉट को बोलते हैं रेस्ट मास। v इज योर वेलोसिटी, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। ध्यान से समझना, बात बड़ी अच्छी है ये। अब मान ले तू घर से जा रही है, तेरा मास मैं लेके चल रहा हूं 40 kg। तू घर से चली बेटा, तो तेरा मूविंग मास निकाल रहा हूं, एक्टिवा पे जा रही है तू, चल मतलब 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। धीरे चला, थोड़ी तेज जा रही है तू, 10 मीटर पर सेकंड से मान ले तू जा रही है। ठीक है? तो तेरा मास कितना हो गया? 40 डिवाइडेड बाय √1 - 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 × 10⁸ का स्क्वायर, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ तो बेटा आपका मास आ जाएगा 40/√1 - 100 डिवाइड बाय 3 3 3 9 × 10⁻16। अब 100 को अगर 9 × 10⁻16 से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट आंसर जीरो ही आएगा। तो 1 - ये वाला आंसर जो होगा बहुत बहुत छोटा आएगा ना। 10⁻−10⁻16 है ऊपर, दो कट के 10⁻14 रह जाएगा नीचे। तो बहुत ज़्यादा कम आएगा इसका आंसर। तो आपका जो आंसर बनेगा ओवरऑल वो बनेगा 40 डिवाइड बाय √1 - 0, यानी आप 40 kg के ही रहेंगे। ठीक है? आइंस्टाइन ने हमें क्या बताया? आइंस्टाइन कहता कि अगर तुम वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ, या तुम बहुत तेज चलने लग जाते हो ना जब, तो तुम्हारा मास बढ़ जाता है। मास का मतलब पता है, समझ रही है? मास मास बढ़ने का मतलब
जैसे मान ले कि उंगली नहीं बन गई तेरी, मतलब मास बनने का मतलब है मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी वो बढ़ जाता है। वेट नहीं कह रहा मैं, मास कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट का मास बढ़ जाता है। पर तू कहेगी सर यहाँ तो बढ़ा नहीं मास, मैं तो 40 किलो की एक्टिवा पे बैठी थी और मैं 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, मेरा मास, मूविंग मास तो 40 आया है, बढ़ा ही नहीं मेरा तो मास। तो आइंस्टाइन ने क्या बोला था वो मैं इधर बता रहा हूँ। यहाँ देख, m = m0/, अंडर रूट, मान ले अब तेरे पास ऐसी एक्टिवा है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट के हाफ से जा रही है, मतलब आप वेलोसिटी ऑफ लाइट के हाफ से ट्रेवल कर रहे हो। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 1 - c²/4 बन जाएगा, ऊपर नीचे c² है, ये वेलोसिटी की वैल्यू ऊपर मैंने c/2 डाल दी, तो c²/4 हो जाएगा, c² से c² कट गया, तो m0/√1 - 1/4 आ जाएगा। तो 3 - 4 कितना, ऊपर 3 आ गया नीचे 4, तो m0 डिवाइड करेगी 3/4 से, 3/4 क्या लिख सकती है, m0 डिवाइड बाय √3/2 बनेगा, वो 2 मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। बता, ये कैलकुलेशन समझ आई? हाँ जी, आगे। तो अब देख सिया, तेरा मास बेटा कितना बन गया, सॉरी इधर मूविंग मास है, m0 × 2 डिवाइड बाय 1.732, 40 kg के थे, आपको 2 से मल्टीप्लाई किया, 1.732, 80 डिवाइड बाय 1.732, दिस इज ग्रेटर देन 40, 46 आ गया अप्रोक्सीमेट आंसर इसका। चेक करके देख लेना, 80 को 1.732 से डिवाइड करके देख, आंसर 46 आएगा। तो सिया तो एक्टिवा पे बैठी थी 40 किलो की, थोड़ी देर बाद तेरा मास बढ़ गया, बढ़ गया ना, हाँ जी। मतलब तेरा मास बढ़ता है विद वेलोसिटी, लेकिन चार्ज नहीं बढ़ता। चार्ज क्या होता है, चार्ज इनवेरिएंट है, मास वेरी करता है लेकिन चार्ज वेरी नहीं करता। सो दैट इज वाई, ये यहाँ पे इतनी सी लाइन समझाने के लिए इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ गई। ये ये क्या है, ये बताया है, चार्ज इनवेरिएंट का मतलब ये है कि चार्ज वेरी नहीं करता वेलोसिटी के साथ। कहने का मतलब यहाँ पे देख, मान ले आप 40 kg के हैं और आप पे 2 कूलम चार्ज है और आप मूव किया आपने वेलोसिटी ऑफ लाइट के हाफ से, तो आपका मास जो है वो 46 kg हो जाएगा, लेकिन आप पे चार्ज 2 कूलम ही रहेगा। बात समझ आई? हाँ जी। तो चार्ज इज इनवेरिएंट यहाँ पे। अभी सिया हम क्या पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम सिर्फ, प्रॉपर्टीज ऑफ। हाँ अभी हम इधर पढ़ रहे हैं, सिर्फ इतने को पढ़ रहे हैं, ये तो आना है अभी, अभी इधर का ही काम चल रहा है सारा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, सेवन्थ या सिक्स्थ, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, 7th। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, हाँ सेवन्थ प्रॉपर्टी करने जा रहा हूँ। फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, सेवन्थ प्रॉपर्टी है, चार्ज इज कंजर्व्ड। क्या होगा, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ठीक है, अब तू यहां देख, एक एक ना प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। इस प्रोसेस में क्या होता है, ये लिख लेना, चार्ज इज, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है पेयर प्रोडक्शन में, कि एक गामा रे ना टूट जाती है और एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन क्रिएट होता है, न्यूक्लियस के अंदर होती है ये, न्यूक्लियस के अंदर होता है ये प्रोसेस, इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। एक और प्रोसेस है, उसका नाम है एनहिलेशन। एनहिलेशन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं, टकराते हैं, मिलते हैं, दो गामा रेज क्रिएट होती हैं। गामा रेज हैज नो चार्ज नो मास। अब तो सिया कहेगी कि ये क्यों करा रहे हो आप, अभी खत्म हो गई बात ऊपर, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, है ना। अब पेयर प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है अगर आप ध्यान दो, इसमें चार्ज क्रिएट हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन सिया प्रोटॉन नहीं होता,
ये जो पॉजिट्रॉन है ना, ये प्रोटॉन नहीं है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉजिट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये समझ पहले। मास पता है सिया तुझे, सबके? व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? नहीं पता, याद नहीं आ रहा। अब कर ले, अब मत भूलना, ठीक है? ये शोर डाल रहे हैं यहाँ पे, इनको बोलो चुप कर जाएं। कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। इधर देख, मास ऑफ प्रोटॉन है ना जो 1.67 होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी 1.67 होता है। बस ये दो डिजिट्स का फर्क होता है अगले। मतलब न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से ज्यादा होता है, थोड़ा सा। मास ऑफ न्यूट्रॉन, थोड़ा नहीं वैसे 1820 टाइम ज्यादा होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज मोर देन मास ऑफ प्रोटॉन। पर तेरा काम चल जाएगा, कैलकुलेशन यही करनी है। 1.67 10⁻⁻27। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑल्सो 1.67 10⁻⁻27। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहा आपके सामने, ठीक है? चार्ज ऑन चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है। इसका एक का प्लस होता है ई, एक का माइनस ही होता है। मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम ही होगा। न्यू इलेक्ट्रॉन का -1.6, प्रोटॉन का +1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पे? बात कर रहा हूं मैं पॉजिट्रॉन की। पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है। इज दैट्स व्हाई इट इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये इक्वेशन मैं क्यों करा रहा हूँ सिया? ये इक्वेशन इसलिए करा रहा हूँ बेटा, अभी नीट में पिछले पिछले से पिछले साल क्वेश्चन आया कि पेयर प्रोडक्शन जो है वो प्रोसेस होता है, ठीक है? उसमें ना गाम उस उन्होंने कहा पेयर प्रोडक्शन में जो गामा रे टूटती है ना, उसकी एनर्जी बताओ। अब जिसने तो ये पढ़ा हुआ है वो तो बेचारा बता देगा, वो भी शायद किसी को याद रहे या ना रहे। तो इसकी एनर्जी होती है 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्वेश्चन आता है कि इंपॉर्टेंस क्यों, मैं क्यों बता रहा हूँ ये तुझे? क्योंकि यहाँ पे देख चार्ज क्रिएट हुआ है। मतलब जो हमने ऊपर पढ़ा, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जब ये प्रोसेस हुआ था ना पेयर प्रोडक्शन का, तो चार्ज क्रिएट हुआ और ये जो कंजर्वेशन ऑफ मतलब चार्ज है ये गड़बड़ा गई थी। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या कहा? साइंटिस्ट कहते हैं कि ये तो ऐसे नहीं पढ़ना है इसको। इसको ऐसे पढ़ना है कि आपको ये पूरा सिस्टम देखो, ये वाला इधर वाला पूरा सिस्टम देखो। इस पे कितना चार्ज है? नो चार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है इस वाले सिस्टम पे। और इधर भी चेक करो, इधर वाले सिस्टम पे चेक करो, इधर इधर कितना चार्ज है। इन दोनों का अगर चार्ज कैलकुलेट करें तो ओवरऑल चार्ज तो जीरो ही होगा ना। तो हमने क्वांट जो ये चार्ज की, ये मैंने बोला था अभी, चार्ज इज कंजर्व्ड, मैंने ये बोला था कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड। उसको चेंज किया उन्होंने, बोला ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम। यानी जब आप डेफिनेशन इसकी लिखेंगे ना, तो आप ये लिखेंगे ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि पूरा देखना है सिस्टम, पूरा सिस्टम को देखो, अकेला अकेला मत देखो, पूरा देखो। अगर पूरा देखोगे तब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सही रहेगी। इधर भी कोई चार्ज कोई मास नहीं है, चलो मास तो छोड़ो, कोई चार्ज नहीं है, इधर भी कोई चार्ज नहीं है। इसी तरह एनहिलेशन प्रोसेस में देखो, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिलके दो गामा रेज बना रहे हैं। तो ये भी आया अगले साल, ये क्वेश्चन आया, दोनों 2 साल लगातार ये क्वेश्चन आता रहा। अगले साल ये क्वेश्चन आया कि एनहिलेशन जो प्रोसेस होता है उसमें जो दो गामा रेज निकलती हैं उनकी एनर्जी कितनी होती है? तो इट इज 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये याद रखना है अच्छे से, ठीक है? ये काम आ जाता है। बाकी इसमें और भी करते हैं हम। एक और बात तुझे बतानी, ये समझ आ गया सी है सारा? हाँ जी, हाँ जी। एनहिलेशन पेयर प्रोडक्शन दोनों के बारे में पढ़ना है। बाकी ये थोड़ा बहुत जो ये बताया है इसके बारे में पढ़ना है। अब क्वांटाइजेशन की भी एक और बात बताता हूँ तुझे। ओह, क्या हो गया? हाँ, क्वांटाइजेशन की बात ये है सिया जी, बताता हूँ, एक मिनट। देख, क्वांटाइजेशन, अब तुझे पता है कि इधर बता रहा हूँ इस यहाँ पे कॉन्सेप्ट। तुझे पता है बेटा एटम जो है वो किस किस का बना होता है? इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके बने होते हैं?
क्वार्क्स। क्वार्क कितने तरह के होते हैं? 6 टाइप। अप, डाउन, टॉप, बॉटम, शार्प, चाम। कितने तरह के हैं? 6 तरह के। अप, डाउन, टॉप, बॉटम, शार्प, चाम। अब चक्कर क्या है कि जो क्वार्क्स है ना, इनके इन इनमें सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, दो की बात कर रहा हूं। अप एंड डाउन की बात करते हैं, बाकियों का भी यही हाल है, पर मैं दो की बात कर रहा हूं। ये जो अप है और ये डाउन है ना, इन पे चार्ज जो आप देखेंगे, अगर आपको चार्ज, आप इस पे ऑब्जर्व करें कितना चार्ज है, तो इन पे चार्ज E/3 और 2E/3 प्लस माइनस मिलता है। अब सिया तू कहेगी कि ये क्या बात हुई? यहाँ पे मुझे आपने बोला कि चार्ज तो क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज तो ई का मल्टीपल होता है, या तो ई होगा, या 2E होगा, या 3E होगा, या 4E होगा, या 5E होगा, इसके अलावा या जीरो होगा। प्लस माइनस आप लगा सकते हैं। अभी बोला था कि इसके अलावा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, यानी फ्रैक्शन में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। और अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि क्वार्क्स होते हैं, और क्वार्क्स पे जो चार्ज मिलता है वो फ्रैक्शन मिल रहा है E/3 और 2E/3 इतना मिल रहा है हमें। तो ये ऐसे कैसे? तो इसका आंसर ये है कि जब आप बोलोगे ना, चार्ज की क्वांटाइजेशन जब आप बोलोगे, उसमें भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया है हमने। बेसिकली क्या होता है सिया, ये इंडिविजुअली अकेले एग्जिस्ट नहीं करते कभी भी। क्वार्क्स जो होते हैं ये जुड़ जाते हैं आपस में। जैसे मान लो हमें प्रोटॉन बनाना है, तो E/3 और 2E/3 को जोड़ के टोटल ई बन जाएगा। मतलब एक मान लो अप है एक डाउन है, आपस में जुड़ जाएंगे, टोटल चार्ज ई बना देंगे। तो टोटल जो स्टेबल चार्ज है वो ई एग्जिस्ट करता है। लेकिन फ्रैक्शनल जो चार्ज, ये जो चार्ज है अप और डाउन पे, ये एग्जिस्ट जरूर करता है पर ये स्टेबल नहीं होता, ये अनस्टेबल चार्ज है। मतलब ये आपको कभी अकेला नहीं अप मिलेगा, कल कभी अकेला डाउन नहीं मिलेगा। हमेशा अप डाउन आपस में जुड़े होंगे, हमेशा जुड़ के प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बनाएंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाने वाले ये पार्टिकल्स हैं क्वार्क्स। ठीक है, तो क्वार्क्स फ्रैक्शन चार्ज एग्जिस्ट करता है इनके ऊपर, इसीलिए हमने चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम बोलते हैं स्टेबल चार्ज इज क्वांटाइज्ड। स्टेबल चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ नंबर कॉल्ड ई। तो वहां पे वर्ड यूज कर लेना स्टेबल चार्ज। ठीक है, समझ आ गई बात? ठीक है। चलो ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ लिया, चार्ज सारा हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन कराता हूं तुझे। मान ले सिया तेरे पास एक कप है, कप, चाय का कप है, चाय पी लेती है तुम? हाँ जी। ठीक है, चाय है, इंग्लिश टी है ये। इंग्लिश टी का मतलब हो गया बेटा कि इसमें दूध नहीं है, अकेला पानी है, H2O। अगर मैं तुझे पूछूं हाउ मैनी, हाउ मैनी नहीं, हाउ मच पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन अ कप ऑफ टी। सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव भी होगा बट मैं सिर्फ पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट करना चाहता हूं। ठीक है, अब जो कप है हमारे पास, कप जो मिलता है ना, वो बेसिकली 250 ग्राम पाइया पानी, या तो चाय बनाते हैं हम तो बड़े बड़े गिलासों में पीते हैं। चलो हम 300 ग्राम ले लेते हैं। ठीक है, बड़े कप में पीते हैं हम, तो 300 ग्राम हम चाय ले लेते हैं। तो सिया देखो, अब आपको पता है कि 18 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर H2O, हाइड्रोजन दो है तो 2 ग्राम हो गया, ऑक्सीजन एक है 8 ग्राम हो गया। मतलब ऐसे टोटल तो 18 हो गया ना, 16 और 2 18 हो गया। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 18 ग्राम में कितने एटम्स हैं, या इलेक्ट्रॉन ही गिन लो। 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हो गए, 2 हाइड्रोजन के हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए बेसिकली। जितने इलेक्ट्रॉन हो गए उतने ही प्रोटॉन हो जाएंगे इसके अंदर, तो 10 प्रोटॉन है हमारे पास एक एटम में। एक मॉलिक्यूल ले लो, सॉरी एटम बोल रहा हूं मैं, मॉलिक्यूल ऑफ, एक मॉलिक्यूल ऑफ पानी में कितने प्रोटॉन हैं? 10 प्रोटॉन है। सही है, ये बात समझ आ गई तुझे? हाँ जी।
तो 18 ग्राम में कितने एटम होंगे प्रेजेंट, अगर पूछें तो कितने होंगे? 6.023, 10⁻23 एटम्स होंगे। 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? 6.023, 10⁻23 एटम्स हो गए, डिवाइड बाय 18 कर देगी। ठीक है, इतने एटम्स प्रेजेंट हो गए 1 ग्राम में। पर तेरी जो चाय है वो कितने ग्राम की ले लो आप? 300 ग्राम की ले लो। तो 300 ग्राम ऑफ टी, या 300 ग्राम जो चाय पूरी बनी हुई है उसमें कितने एटम्स हो गए? 6.023, 10⁻23/18 ठीक है, तो इतने एटम्स हो गए। तो अगर मैं कहूं एक एटम में कितने एटम्स, या मॉलिक्यूल कहना चाहिए, एटम नहीं कहना चाहिए, यहाँ पे क्या कहना चाहिए? मॉलिक्यूल कहना चाहिए, मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स हैं? 10 प्रोटॉन्स हैं एक में। तो देयर फोर 300 ग्राम में कितने प्रोटॉन्स होंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 6.023, 10⁻23 इंटू 300 डिवाइड बाय 18। इसका मतलब जो, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज निकालना चाहता हूं टोटल, तो जो मेरी ये वैल्यू आई है सारी, इतने प्रोटॉन्स हैं, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 10 इस पर -19। तो ये पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1.6 10⁻19 इंटू 10 इंटू 6.023 10⁻23 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 18। समझ आई बात? इतना पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। हाँ इस, जी। इसको सॉल्व करके आंसर निकालना, शाबाश। इतना, इतने कूलम चार्ज आएगा सॉल्व करके। ठीक है, आज बैठ के इसको सॉल्व करना। अच्छा, अब एक बात बता, वैसे ये इतना मुश्किल नहीं है देखा जाए तो। देख, ये कट जाएगा, यहां से कट गया 3 पे, ये 3 इस पे कट गया, 100 रह गया यहाँ, है ना? सही है ना? 6×3 = 18, सिक्स पॉइंट हाँ जीरो जी। हाँ जी। 3 से ये कट गया, तो 19 और 23 कितने हो गए? 4, 5, 6, 7, 10⁻7 हो गए ये। देख, सही है। कर रही हूँ अभी। -19 और 23 सीधा ही कर लेना, 23 और 19 4 हो गए, 23 में से 19 गए, 4 आ गए, 10 हो गए, एक 10 है, हम्म 4 में एक 5 हो गए, 6 7 हो गए, तो 10⁻7 बन गए। बाकी तो कट गया। ठीक है जी। और 1.6 ये रह गया था एक, बस ये 1.6 यहाँ रह गया था, तो 1.6 10⁻7 कूलम आंसर आ गया। इतना पॉजिटिव चार्ज है चाह के कप में। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन तेरे को पूछता हूँ एक, तू सॉल्व कर। 5 मिनट बाकी हैं। मेरे पास ना एक ऑब्जेक्ट है, रुक जा, आजा भाई। हाँ, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में 10 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं पर सेकंड। 10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इसमें से निकली जा रहे हैं, निकली जा रहे हैं, निकली जा रहे हैं। मुझे ये बता, एक ईयर में कितना चार्ज आएगा इस पे? तेरे पास है 2 मिनट। एक साल में कितना चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर? 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 1 सेकंड में। तो मुश्किल तो नहीं आ रही थी यार समझने में? नहीं नहीं, बस कर रही हूँ।
ओके ओके, फोटो भेज दे बस मेरे को, व्हाट्सएप फोटो भेज दे बस। सारा नहीं सॉल्व करना, बस मुझे बता दे कैसे कर रही है, जैसे मैंने किया है ना। सिया मेरी बात सुन ले, हमेशा फिजिक्स में कैलकुलेशन कभी साथ साथ नहीं करते। हमेशा चीज को चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, लास्ट तक ले जाओ ले जाओ ले जाओ, लास्ट में कैलकुलेशन करते हैं हमेशा। ठीक है, तू अगर पहले करने लग गई कैलकुलेशन तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। देख अब मैं तुझे बताता हूँ, देख तू ऐसी कर रही है, चेक कर ले। सबसे पहले एक ईयर की बात करते हैं। एक ईयर में कितने दिन होते हैं बेटा? 365। एक दिन में थ्री कितने सिक्सटी घंटे? फाइव 24 घंटे। 24 घंटों में हाँ कितने जी। मिनट? 60 मिनट। 60 मिनट में कितने सेकंड? हम्म 60 सेकंड। ठीक है, ये सेकंडों में चेंज कर लिया। एक दिन, एक साल में इतने सेकंड होते हैं। देयर फोर टोटल चार्ज पूछा उन्होंने, टोटल चार्ज। तो अगर 10 से मल्टीप्लाई हम्म। कर लूं मैं इस पूरी वैल्यू को, मान लो ये वैल्यू एक्स है, तो 10x चार्ज आ गया। और उसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे हम 1x, मतलब इसको ए ले लेता हूँ समझने में। ये सारी वैल्यू हम ए ले लेते हैं। तो 10 × ए मेरे पास टोटल चार्ज आ जाएगा, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.6 × 10⁻⁹ से, तो ये तेरा आंसर आ जाएगा। समझ आई बात? मैं सॉल्व कर रही थी। सॉल्व नहीं करना ना, सॉल्व तुम्हारा काम है, वो बाद में करना। मेरे को टेक्निक चाहिए कि ये चीज करी तूने, अगर ऐसे करा तो ठीक है, बस ठीक है, ओके। ये ना सॉल्व करके रख लो पहले ही। ये कुछ चीजें मैं तेरे को बताऊंगा, पहले उनके आंसर सॉल्व करके रख ले। एक साल में कितने सेकंड होते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं बताऊंगा। वो पहले आंसर उसका अलग से अपने दिमाग में रख के इतना आंसर आता है। जैसे √3 की वैल्यू, √5 की वैल्यू, √11 की वैल्यू, √2 की वैल्यू, √7 की वैल्यू, ये पहले याद कर ले सारी। फिर इसी तरह log 10 कितना होता है, सॉरी log 2, log 3, log 7, log 11, ये याद करके रख ले अपनी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू log2 द बेस 10, याद कर ले ये सारे। ठीक है, ये वैल्यू याद रख ले। फिर उसके बाद √3/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है। जैसे 1/√2 की 0.707 होती है, इसकी 0.866 होती है। ठीक है। फिर एक ये ट्राइंगल याद रख, ट्राइंगल जिसको बोलते हैं 3 4 5 ट्राइंगल, मैंने बताई थी शायद तेरे को। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये बातें पता होनी चाहिए। 53 डिग्री होगा, ये 20, ये 37 डिग्री होगा, 37। ये इस तरह की कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको आनी चाहिए, मतलब अलग से आपको पता होना चाहिए कि ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, 1.414, 1.732, ये भी, बाकी भी, ये भी सारी 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 याद होनी चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे हो जाएंगी पर याद कर हाँ लो। जी। चलो ठीक है, ओके, हम्म। टाटा, सी यू, कल मिलेंगे। बाय।